प्रयोजनमूलक हिंदी भाग 1 जो हमारे बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी ऐच्छिक का छठा प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में हमने क्या पढ़ना है इसको भी बहुत संजीदगी से, गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। हमें पढ़ना है इसमें हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय। उसके उपरांत अगले सत्र में राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं का परिचय और प्रयोजन मूलक भाषा तथा अनुवाद की भूमिका का परिचय। तो इस सत्र में हम केवल हिंदी भाषा के विविध रूप इस विषय पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, इस विषय पर बहुत गहराई से हमें अध्ययन करना है। इसमें क्या अध्ययन करना है? सबसे पहले हिंदी नाम कैसे आया इस पर विचार करना है और उसके अलग अलग अर्थ कैसे हुए। भारतीय आर्य भाषाओं का विकासात्मक सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का क्रमिक विकास और हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास, इस विषय पर बात करते समय हमें इस बात का पता चलना चाहिए कि हिंदी शब्द आया कैसे। देखिए, प्राचीन काल में भारत के अनेक नाम थे, जिसमें आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतवर्ष, भरतखंड, इनमें से कोई भी नाम हिंदी शब्द से संबंधित नहीं है। अरबी, फारसी और ईरानी लोग, यानी ईरान के लोग, भारत को सिंधु नदी के आसपास की जमीन को वो सिंध प्रदेश कहा करते थे। उसका उच्चारण कुछ अलग हो गया। ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, इसलिए सिंधु का हिंदू बन गया और हिंदू शब्द में से भी उकार निकल करके हिंद शब्द बन गया। इससे भारत के एक प्राचीन नाम हिंद की हमें जानकारी मिलती है। लेकिन जैसे ही हम हिंद शब्द की व्युत्पत्ति की ओर ध्यान दें, भारत के प्राचीन नाम हिंद में ई प्रत्यय लगा करके हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो ये हिंद शब्द आपको पता चला। लेकिन इसके अलग अलग अर्थ भी हुआ करते हैं। जैसे हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश में हिंदी शब्द का मुख्य अर्थ है भारत में बनी इस्पात की तलवार। तलवार को भी उन्होंने हिंदी कहा क्योंकि वो भारत में बनी थी। तो हिंदी शब्द का मूल अर्थ है भारत की। हिंदी शब्द का मूल अर्थ है भारत की। यह पहले भाषा के रूप में प्रचलित नहीं था। पहले ध्यान दें, इसे हिंदी शब्द का अर्थ ये लिया जाता था कि भारत में बनी इस्पात की तलवार या खंजर। दूसरी चीज, भारत में बनी मलमल की जो चादर या साड़ी है, उसके लिए भी हिंदी शब्द का प्रयोग होता था। हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश में अमीर खुसरो और अन्य इतिहासकारों का हवाला देकर के यह कहा है कि हिंदी शब्द का अर्थ भारत में रहने वाले मुसलमान लोग, यह भी लिया जाता है। यानी इस प्रकार से चाहे तलवार हो, चाहे रेशम की साड़ी हो, चाहे भारत में रहने वाले मुसलमान हो, इत्यादि अर्थों में हिंदी शब्द का प्रयोग होता था। मैं फिर से कह रहा हूं कि हिंदी शब्द यह भारत के एक प्राचीन नाम हिंद को ई प्रत्यय लगा करके बन जाता है, जिसका मूल अर्थ भारत में बनी इस्पात की तलवार, भारत में बनी रेशम की साड़ी और भारत के मुस्लिम लोग, भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग, इन अर्थों में हिंदी शब्द लिया जाता था। अगर भाषाई अर्थ का ही हम विश्लेषण करेंगे तो यह पता चलेगा आपको कि
भाषा के अर्थ में सबसे पहले ईरानी बादशाह दारा के दरबार में, दारा के राजमहल में, सूसा नाम का शहर है, उस सूसा के राजमहल में जो महल बने हैं और उस पर जो शिलालेख अंकित किए हैं, उसमें सबसे पहली बार हिंदी इस शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग होता है और उन्हें भारत की भाषा इस अर्थ में, संस्कृत भाषा के अर्थ में उस हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। क्या कह रहा हूं, ध्यान रखें। भाषाई अर्थ में सबसे पहले ईरान के बादशाह दारा के सूसा नामक शहर के राजमहल में जो हस्तिदंत जो हस्तिदंत से उत्कीर्ण शिलालेख हैं, उनमें ये कहा गया है कि भारत से आए हुए हस्तिदंत से बने नक्काशी को हिंदी ये शब्द दे दिया और ये भी कह दिया कि भारत की भाषा जो संस्कृत भाषा है, महाभारत ग्रंथ की भाषा है, उसको भी उन्होंने हिंदी कहा। मतलब ध्यान रहे कि हिंदी शब्द का भाषाई अर्थ में सबसे पहला प्रयोग संस्कृत के लिए हुआ है। और एक बात यहां भी मजेदार है कि अगर भाषा के अर्थ में संस्कृत को हिंदी कहा जाए तो हिंदी को क्या कहा जाए, इस प्रकार से भी पशुपेश निर्माण हो सकता है। किंतु आगे चलकर एक महत्वपूर्ण बात और है कि हिंदी शब्द के चाहे जो अर्थ हों, भाषाई अर्थ में यह एक ऐसी भाषा से संबंधित है जो हरियाणा और आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली भाषा है। खड़ी बोली जो हिंदी की एक बोली है, वह खड़ी बोली हरियाणा की जो भाषा है, जिसे कहा जाता है बांगरू, बांगरू और कुरु प्रदेश मतलब दिल्ली आगरे के आसपास की जो खड़ी बोली भाषा है, उस खड़ी बोली को ही बाद में जाकर के मुस्लिम लेखकों ने हिंदी कहा। हालांकि जितने अन्य लोग थे, भारतीय साहित्यकार या कवि थे मध्ययुग के, उन्होंने इस भाषा को केवल भाषा कहा है। क्या कहा है, भाषा। जैसे कबीर कहते हैं, देखिए, संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा बहता नीर। या तुलसीदास ने कहा है कि भाषा निबद्ध मंजुलताम आतनोति, मतलब रामचरितमानस ये भाषा में लिखा जा रहा है। मतलब उस समय संस्कृत के अलावा जितनी भी देशी भाषाएं थी उनको भाषा या भाखा कहा जाता था। लेकिन इसी भाषा या भाखा को आए हुए मुसलमान आक्रमकों ने क्या कहा, हिंदी कहा, हिंदवी कहा, हिंदुई कहा। ये तीन नाम ध्यान रखें, हिंदी, हिंदुई और हिंदवी। बाद में जाकर के हिंदवी शब्द का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज के रूप में किया हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदवी, हिंदुई और हिंदी ये तीनों शब्द हमें पाश्चात्य लोगों ने दिए हुए हैं, विदेशी लोगों ने दिए हुए हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ईरानी लोगों ने हिंदी यह शब्द भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किया। किस भाषा के अर्थ में, कुरु प्रदेश मतलब दिल्ली आगरे के आसपास की जो खड़ी बोली थी उसको उन्होंने हिंदी, हिंदुई या हिंदवी कहा। अब ये हिंदवी कहने वाले लोगों में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले अमीर खुसरो जो गुलाम वंश और खिलजी वंश के सभी सुल्तानों के वजीर थे। उन्होंने अपने खालिक बारी इस फारसी हिंदी शब्दकोश में हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, हिंदुई कहा है। तो हिंदी, हिंदवी और हिंदुई ये तीनों शब्द
उस समय की भाषाओं को कहे जाते थे। अब ये केवल खड़ी बोली के लिए नहीं, अपितु ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, जो उस समय की बहुत बड़ी साहित्यिक भाषाएं थी। ब्रज भाषा में सूरदास का साहित्य, अवधी में तुलसीदास का साहित्य, मैथिली में विद्यापति का साहित्य बहुत प्रसिद्ध है। इन सभी छोटी मोटी भाषाओं को उत्तर भारत की मुस्लिम लोगों ने हिंदवी, हिंदुई और हिंदुई कहा। ये उस अर्थ में हम लेते हैं। तो इस बात का आपको पता चल गया होगा कि मैं फिर से पुनरावृत्त करना चाहूंगा कि हिंदी, यह शब्द भारत के एक प्राचीन नाम हिंद से बना है। हिंद में ई प्रत्यय का जोड़ होने से, योग होने से हिंदी शब्द निर्माण होता है। यह हमारे प्राचीन सप्त सिंधु संस्कृति पर आधारित नाम है, जो ईरानी लोगों ने हमें दिया हुआ है। इस नाम के पीछे केवल भाषा नहीं, अपितु भारत की हर चीज को हिंदी कहा जाता था। जैसे भारत में बनी इस्पात की तलवार, जैसे भारत में बनी रेशम की मलमल की साड़ी, जैसे भारत में बनी हस्तिदंत की कोई नक्काशी युक्त वस्तु, और भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग ईरानी बादशाह दारा के सुशास्थित राजमहल में शिलालेखों पर उत्कीर्ण किए गए महाभारत की भाषा को, अर्थात संस्कृत को, हिंदी भाषा कहा है। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि दिल्ली और आसपास के कुरु प्रदेश की खड़ी बोली हिंदी, जो एक बोली मात्र है, उसे मुस्लिम लेखकों ने, साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी या हिंदुई कहा। साथ ही साथ ब्रजभाषा, अवधी भाषा और मैथिली भाषा, इन भाषाओं और खड़ी बोली को, इन चारों यानी खड़ी बोली, मैथिली, ब्रजभाषा और अवधी भाषा, इन सबको मिलाकर के भारतीय लोग भाषा या भाका कहते थे। मुस्लिम लोग उसी को हिंदी, हिंदवी या हिंदुई कहते थे। यह इसके विभिन्न अर्थ हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है, वह है भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। ध्यान दीजिए, भारत में दो प्रकार के भाषा समूह हैं, वैसे चार हैं, लेकिन हमारी सामान्य ज्ञान के लिए दो प्रकार के। एक है भारोपीय परिवार, भारत और यूरोपीय परिवार। उसकी भारत ईरानी शाखा के प्राचीन भाषा संस्कृत से बनी जितनी भी भाषाएं हैं, उनको आर्य भाषा कहा जाता है, जिनमें प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत मतलब वेदों की संस्कृत, उसके उपरांत लौकिक संस्कृत अर्थात कालिदास, भास, व्यास इत्यादियों की रामायण, महाभारत, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम की लौकिक संस्कृत भाषा, उसके उपरांत आने वाली गौतम बुद्ध की पाली भाषा, महावीर जैन जी की तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी की अर्धमागधी भाषा, प्रादेशिक प्राकृत भाषाएं जैसे महाराष्ट्री, गुर्जरी, गौड़, लहंदा वगैरह वगैरह। और इन प्राकृतों के बाद समय आता है अपभ्रंशों का। अपभ्रंशों के नाम वही हैं जो प्राकृतों के थे, मतलब शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश, गौड़ प्राकृत से गौड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश प्राकृत से गुर्जर अपभ्रंश। इस प्रकार की भाषाएं बनी। इसका कालावधि ध्यान रखिए, वैदिक संस्कृत का कालावधि अनादिकाल है। फिर भी आजकल के भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वैदिक संस्कृत का कालावधि
ईसा से पूर्व 3000 वर्ष से 2000 वर्ष है। लौकिक संस्कृत का कालावधि ईसा से पूर्व 1000 वर्ष से लेकर ईसा के 1000 वर्ष तक है। इसके उपरांत ईसा से लेकर के ईसवी सन से लेकर के ईसवी सन के 1000 वर्षों तक, ईसवी सन 1 से लेकर के ईसवी सन 1000 तक, ईसवी सन 1000 तक प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का साम्राज्य है। उसके उपरांत ईसवी सन 1050 के आसपास आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा, गुर्जर अपभ्रंश से गुजराती भाषा, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा, लहंदा अपभ्रंश से ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा, गौड़ अपभ्रंश से असमिया, बंगाली और उड़िया भाषा, पैशाची अपभ्रंश से कश्मीरी और डोगरी भाषाएं, नेपाली भाषाएं, पहाड़ी भाषाएं, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं। मतलब आज की जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, मतलब देखिए संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये 4 भाषाएं अगर छोड़ दी जाएं तो बाकी सारी भाषाएं आर्य परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये 22 भाषाएं? देखिए 4 छोड़ करके, ये अगर 4 छोड़ दी गई तो रह जाती है 18। इनमें से हिंदी, पहले संस्कृत, हिंदी, मराठी, सिंधी, कोंकणी, उसके उपरांत गुजराती, गुजराती के बाद बंगाली, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, संथाली, नेपाली, ये जो सारी भाषाएं हैं वो आर्य परिवार की भाषाएं हैं। तो ये भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं हैं। उनका निर्माण ईसवी सन के 1050वें साल शुरू हुआ था। मतलब यीशु ख्रिस्त की मृत्यु के बाद लगभग 1050 वर्ष। अब इनमें कौन कौन सी भाषाएं हिंदी प्रदेश की हैं? इनमें से हिंदी प्रदेश की जो बोलियां हैं उनमें अभी जिसका उल्लेख किया था, खड़ी बोली, जो हरियाणा, दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, हरियाणा की हरियाणवी अथवा बांगरू, जिसको जाटू भी कहा जाता है। बाद में ब्रजभाषा, अवधी भाषा, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, बुंदेली, कन्नौजी, पहाड़ी, नेपाली, ये सारे हिंदी के अंतर्गत आने वाले प्रकार हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सारी, मतलब हिंदी की लगभग 20 उपभाषाएं हैं। ध्यान रखिए, हिंदी एक भाषा नहीं अपितु एक भाषा परिवार है, जिसमें से मैं इस समय जिस भाषा में बोल रहा हूं वह खड़ी बोली हिंदी है। इस खड़ी बोली के साथ साथ कौन कौन सी, ध्यान रखिए, हम पहले हिंदी के पश्चिम क्षेत्र को देखते हैं। हिंदी के पश्चिम क्षेत्र में आता है राजस्थान। राजस्थान में 4 भाषाएं बोली जाती हैं, मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। फिर उसके पूर्व क्षेत्र में थोड़ा सा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखे जाए तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये आती हैं। पूर्व में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती हैं। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आ जाती है। और फिर अगर थोड़ा ऊपर गए उत्तर भारत में तो पहाड़ी हिंदी आती है, जिसमें अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र में, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों की जो छोटी छोटी भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जिनमें गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। नेपाल स्वतंत्र देश भले ही है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से नेपाली हिंदी भी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। मतलब देखिए कौन कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिए। मालवी, मेवाती, मालवी,
जयपुरी जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है, मारवाड़ी, खड़ी बोली हरियाणवी या जाटू या बांगरू, कन्नौजी, उसके उपरांत छत्तीसगढ़ी, अवधी, फिर बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी। ये सारी भाषाएं इतनी आ जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सामान्य विकासात्मक परिचय अगर देखा जाए भारतीय आर्य भाषाओं का, तो उसमें पहली भाषा थी वैदिक संस्कृत, जो ईसा से पूर्व 3000 वर्ष, 2000 वर्ष। उसके उपरांत लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत के बाद पाली और अर्धमागधी, ये क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म की प्रचार भाषाएं आती हैं। इनके बाद प्राकृत भाषाएं आती हैं। प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंश भाषाओं का काला आता है। अपभ्रंश भाषाओं के उपरांत समय आता है वह आधुनिक आर्य भाषाओं का, जो ईसवी सन के 1050 वर्ष के बाद आते हैं, और यहीं से हिंदी साहित्य का भी आरंभ हो जाता है। तो इनमें कौन कौन सी भारतीय भाषाएं आ जाती हैं? संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, उसके उपरांत बंगाली, असमिया, उड़िया, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। और हिंदी के जितने भी बोली क्षेत्र हैं, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं, और ये आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। तो ये हमारा एक परिचय हो गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है आपके पाठ्यक्रम में, वह है हिंदी की शैलियां। जैसे हिंदी एक भाषा नहीं, 20 बोलियों का एक परिवार है, लेकिन जब यह मानक भाषा बन रही थी तो उसके आधार पर इसके 4 स्वरूप, 4 शैलियां आ जाती हैं। पहली है संस्कृत निष्ठ शैली, दूसरी है दक्षिणी, तीसरी है उर्दू, और चौथी है हिंदुस्तानी। फिर से कह रहा हूं, हिंदी की 4 शैलियां हैं। संस्कृत निष्ठ हिंदी, दूसरी दक्षिणी, तीसरी उर्दू, और चौथी हिंदुस्तानी। अब देखिए, संस्कृत निष्ठ हिंदी जिसमें मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। और अगर आप दक्षिणी हिंदी को समझना चाहें तो गोलकोंडा, हैदराबाद, कर्नाटक के गुलबर्गा, बीदर ज़िलों में जो हिंदी बोली जाती है उसको दक्षिणी हिंदी कहते हैं। उस्मानाबाद ज़िले में भी जो बाज़ार में बागवान लोग हैं वो भी दक्षिणी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत निष्ठ हिंदी क्या होती है? संस्कृत निष्ठ हिंदी मतलब मैथिली शरण गुप्त हों, जयशंकर प्रसाद हों, सुमित्रानंदन पंत हों, निराला जी हों, इन्होंने जो साहित्यिक हिंदी लिखी है उसको संस्कृत निष्ठ हिंदी कहा जाता है। या नागार्जुन ने लिखी है, जैसे अमल धवल गिरी के किरणों पर बादल को घिरते देखा है, इस प्रकार की भाषा। या कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के विरह जाल में अज की आंखों से तुम रोया या अज रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। या फिर जयशंकर प्रसाद जी की भाषा, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ हैं बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी,
आराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें हिंदी तो है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन संस्कृत निष्ठ हिंदी है, क्योंकि संस्कृत हिंदी की माँ है। तो अपनी माँ से कुछ शब्द ले लेना कोई कठिन बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अन्य लेखकों में देखिए, कुछ गद्य लेखक हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, साहित्य यह आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जो सत्य के दोनों पक्ष, श्रेय और प्रेय की अभिव्यक्ति करती है। तो यह संस्कृत निष्ठ हिंदी हुई। ये गद्य में हुई। पद्य में अभी मैंने जैसे कही थी, प्रसाद जी की एक और कविता है, देखिए, बीती विभावरी जागरी, विभावरी मतलब रात, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। तो इस प्रकार से संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है। अब हम चलते हैं आगे दक्षिणी की ओर। दक्षिणी वह भाषा है जो मूलतः खड़ी बोली थी, और ये खड़ी बोली दक्षिण में जब आई तो उसे दक्षिणी नाम से पुकारा गया। आज भी इसे दक्षिणी उर्दू कहा जाता है, दक्षिणी हिंदी कहा जाता है, केवल दक्षिणी कहा जाता है, बागवानी कहा जाता है। देखिए, भारतवर्ष में जब सुल्तानों का राज्य आया तो उनमें से दो ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की। पहला था अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हैं, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामदेव राय पर आक्रमण किया था, उनकी हत्या करके उनकी बेटी को उड़ाकर ले गया था। तो देवगिरी तक, जिसे आज हम दौलताबाद कहते हैं, औरंगाबाद का हिस्सा, लगभग हमारे से 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से केवल, वहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी आया था। और उसके उपरांत ध्यान रखिए, गुलाम वंश के बाद, खुलजी वंश के बाद एक और विशिष्ट व्यक्ति आया था, तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके देवगिरी या दौलताबाद लाई थी। तो इनके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ या मोहम्मद तुगलक के साथ जितने भी लोग दिल्ली से यहाँ आए, वो अपने साथ वहाँ की भाषा ले आए, और यहाँ आने पर यहीं बस गए वो। और यहाँ बसने पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान आए हो, वो आपस में खड़ी बोली या हरियाणवी के माध्यम से बात करते थे। लेकिन जब वह दक्षिण भारत में आई तो वहाँ यहाँ की जो समृद्ध भाषाएं थी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, इन सभी भाषाओं की जगह उन्होंने आपस में फारसी की जगह, क्योंकि फारसी वो जानते थे मुसलमान, लेकिन हिंदू फारसी नहीं जानते थे, वह बांगरू या जाटू या हरियाणवी और खड़ी बोली जानते थे। तो इसी खड़ी बोली और बांगरू के मिश्रित रूप को मुस्लिमों ने और हिंदुओं ने, जो उत्तर भारत से दक्षिण में आए थे, आपस में बोलचाल करना शुरू कर दिया, और यहाँ वे लोग फैल गए। धीरे धीरे इन मुसलमानों ने आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य को तोड़ करके बहामनी राज्य की स्थापना की, और बहामनी राज्य टुकड़े टुकड़े होकर के बाद में अहमदनगर की निजाम शाही, बिदर की बरीद शाही, विजापुर की आदिल शाही, गोलकोंडा की एक अलग शाही, इस प्रकार से बट गए। कुतुब शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही, और इन सभी ने आपसी जो व्यवहार किया वह उसी भाषा में किया जो दक्षिणी भाषा कहलाती थी। अब एक यहाँ मजेदार बात हुई। मजेदार बात यह हुई कि दक्षिणी में, खास करके गुलबर्गा अगर आप गए तो गुलबर्गा में एक बहुत बड़े सूफी संत हैं, जो दक्षिणी के पहले साहित्यकार माने जाते हैं, जिनका नाम है गेसुदराज। और इन गेसुदराज ने दक्षिणी हिंदी में पहला गद्य पद्यात्मक ग्रंथ लिखा, और इसके अंतिम लेखक हैं दक्षिणी के, जिनका नाम है वली औरंगाबादी।
मतलब गेसुदराज से लेकर के वली औरंगाबादी तक दक्षिण भारत में केवल हिंदवी में ही साहित्यिक रचना होती थी। हिंदवी, जिसको उस समय दक्षिणी भाषा कहा गया, उसमें रचना होती थी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि आजकल सुलेमान खतीब नाम के एक हिंदवी कवि हैं या दक्षिणी भाषा के कवि हैं। उनकी कविता इस प्रकार है, देखिए। ठंडा ठंडा मोट का पानी, मोट चलाए हल्लू हल्लू, इस प्रकार से। या फिर पापड़ एदलाबादी जैसे कवि हैं जो दक्षिणी में कविता करते हैं। आजकल हमारे उस्मानाबाद में एक बहुत बड़े दक्षिणी के कवि हैं, शेख नाम के। उनकी बहुत सारी दक्षिणी कविताएं आ जाती हैं, मैं कभी ग्रुप पर वो शेयर करूंगा आपसे। तो ये दक्षिणी भाषा में बहुत सारे कवि हुए। और कमाल की बात ध्यान रखिए, जितनी भी ये छोटी मोटी शाहियां बनी थी, अहमदनगर की निज़ाम शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही, वराड की इमाद शाही और बीदर की बरीद शाही, इन सभी लोगों के दरबारों में, इन सभी बादशाहों सुल्तानों के दरबार में, आदिल शाह के दरबार में, कुतुब शाह के दरबार में, निज़ाम शाह के दरबार में, बरीद शाह के दरबार में, ये सारी भाषाएं साहित्यिक फूलती फलती रही थी, जिसमें बहुत सारे गद्य पद्यात्मक ग्रंथ रचे गए। इसमें गेसुदराज पहले रचनाकार थे। स्वयं अली आदिल शाह, कुलूब कुतुब शाह भी स्वयं इसी भाषा में कविता रचा करते थे। अब देखिए, इस भाषा के समय उत्तर भारत का वातावरण क्या था? यानी दक्षिण भारत में जब दक्षिणी हिंदी में बहुत बढ़िया साहित्य लिखा जा रहा था, उसी समय उत्तरी भारत में फारसी का एकमात्र साम्राज्य था। वहां उस समय जितने भी मुगल बादशाह थे, वो अपना आपसी सारा व्यवहार अरबी फारसी में करते थे। और एक बार दक्षिणी के अंतिम कवि वली औरंगाबादी मोहम्मद शाह रंगीले के बादशाह, उस समय का मोहम्मद शाह नाम के बादशाह के आमंत्रण पर वो दिल्ली की यात्रा चला गया, दिल्ली आगरे की यात्रा पर चला गया। तब उसने दक्षिणी छोड़ करके फारसी को अपनाया। फारसी, अरबी और दक्षिणी को मिला करके एक नई भाषा को जन्म दिया, जिसका नाम है उर्दू। इस पर हम तीसरी बार विचार करेंगे। बहुत सारे मुसलमान उर्दू भाषा को मुसलमानी कहते, वो मुसलमानी नहीं, भारतीय भाषा है, आर्य भाषा है, जिसमें कुछ छुटपुट शब्द भले ही अरबी फारसी के आए हों, लेकिन उसकी प्रकृति हिंदी की तरह है। इसलिए इसे उर्दू हिंदी की ही एक शैली कहा जाता है। उर्दू और हिंदुस्तानी, इस विषय पर हम अगले कहीं जब समय हमें मिलेगा उस समय बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारा समय समाप्त होता आया है। धन्यवाद। ठीक है, आज हमने हिंदी की दो शैलियाँ, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और दक्षिणी की ओर रुख किया। आगे उर्दू और हिंदुस्तानी पर बात करेंगे। धन्यवाद।